नमस्कार, मैं हूं शर्बानी बैनर्जी और आपका साहित्य सूत्रों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस किताब का नाम है चांद गवाह। और ये कहानी किसी एक घर की नहीं, बल्कि घर घर की कहानी है। इस किताब की लेखिका हैं उर्मिला शिरीष जी, जो भोपाल या मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में जाना माना नाम है। तो चलिए सीधे बात करते हैं उर्मिला जी से। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैम, उपन्यास इस किताब के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि क्योंकि कहानी विद्या एक बहुत ही मुश्किल विद्या मानी जाती है और आप इसमें पारंगत हैं, तो कुछ इस विद्या के बारे में और आपने कब से कहानी लिखना शुरू किया, थोड़ा अगर हमें हमारे दर्शकों को बताएं। शर्वानी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत मेरी कहानी लेखन से हुई थी और लगभग 4 दशक होने जा रहे हैं जब से मैं लिख रही हूँ। तो बहुत 9th या 10th में पढ़ रही थी तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था और शुरुआत छोटे छोटे लेखों से हुई थी या परिचर्चाएं वगैरह जो होती थी। लेकिन घर में साहित्यिक माहौल था, पढ़ती लिखती बहुत ज़्यादा थी और कुछ ऐसा माहौल आसपास का देखती थी कि जहाँ महिलाओं की या दूसरे जो साथ में जो परिवेश था या जहाँ जो लोग रहते थे, उनको देखकर कहीं ना कहीं लगता था कि उनके जीवन में के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो चूंकि कहानी का मेरे ऊपर बहुत असर था और आपको कहूँ कि जैसे काबुली वाला कहानी, हार की जीत कहानी और भी इतनी कहानियाँ थीं कि मुझे लगता था कि कहानी बहुत प्रभावशाली विधा है और मुझे उसी विधा में अपनी बात कहना चाहिए, अपने पात्रों के जीवन के बारे में लिखना चाहिए। तो वहीं से मेरी कहानी लिखने की शुरुआत हुई और पहली कहानी मेरी सूर्या इंडिया में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद लगातार मेरा लेखन चलता रहा। बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियां आई तो कुछ समय के लिए विराम भी हुआ, लेकिन दोबारा फिर मैंने लिखना शुरू किया और जो आज तक निरंतर जारी है। तो आपकी कहानियों के तो सभी बहुत फैन हैं और बहुत सारे कहानी संग्रह आ चुके हैं, 4 दशक हो रहे हैं अब आप कह रही हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं, वैसे बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर कोई एक रचना या कोई एक कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो वो कौन सी है? कहानियाँ तो एक किसी कहानी का यदि आप नाम जानना चाहते हैं तो वो मेरी सबसे प्रिय कहानी है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। हालांकि जो शीर्षक है वो निराला की कविता से मैंने लिया है, क्योंकि निराला मेरे बहुत ही प्रिय कवि रहे हैं और उनके साहित्य का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव है, उनकी रचनाओं का। तो इसी शीर्षक से मैंने कहानी लिखी जो मेरी सबसे प्रिय है। और यदि उसके बाद कोई और कहानी का नाम आप पूछें तो उसका अपना रास्ता कहानी है जो मेरी बहुत प्रिय कहानियों में से एक है, क्योंकि वो एक युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के जो सपने होते हैं और जिस तरह से वो शुरुआत करती हैं। हालांकि उस समय आपको याद होगा कि सौंदर्य प्रतियोगिताओं का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों पर पड़ा था और उनके सपने भी इस दिशा में कहना चाहिए उड़ान भरने लगे थे कि वो भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं, विश्व सुंदरी बन सकती हैं। और अब तो ये है कि मध्य प्रदेश सुंदरी है, कॉलेज में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए या कहना चाहिए कि अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो किसी भी रूप में मंच पर आए, इसको दिखाने की एक जो ललक उन नई लड़कियों में मैं देख रही थी, तो उसको केंद्र में रखकर मैंने
वो कहानी लिखी थी। और चूंकि आसपास की लड़कियां थी, देखी हुई थी, उनके सपने में देख रही थी, उड़ान भरना चाह रही थी, लेकिन आप जानती हैं कि ऐसी प्रतियोगिता में कोई 1 या 10, बहुत से बहुत लड़कियां आती हैं, फाइनल उसमें आती हैं, और विश्व सुंदरी या मिस कॉलेज कह लीजिए, मिस एमपी कह लीजिए, या कुछ एक ही कोई बनती। तो उसके पीछे की जो एक पीड़ा होती है, असफल होने की भी एक जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा भी बहुत मायने रखती है कि आप कहाँ जाकर किस तरह से अपने सपनों के टूटने से आहत होते हैं, और वो आहत जब होते हैं तो दोबारा कैसे खड़े होते हैं। तो दोबारा खड़ा होना बहुत मायने रखता है। तो वो एक वो कहानी है। बाकी तो बहुत सारी कहानियां हैं जो लेखक के दिल के करीब ही होती हैं, क्योंकि वही उसको जन्म देता है। अच्छा, तो लेखनी में आप जितनी मधुर भाषा का इस्तेमाल करती हैं, बोलने में भी आपकी भाषा उतनी ही मधुर है। थैंक यू। चांद गवाह की अगर हम बात करें तो इसमें भी काव्यात्मक शैली का आपने उपयोग किया है। और अगर मैं शुरू की 4 लाइन देखूं तो आपने बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि उन दिशाओं के नाम जो प्रेम के लिए प्रेम में जीती हैं। ये बहुत खूबसूरत लाइन है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप इसमें से कोई आपकी जो फेवरेट कविता हो उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं। ये एक अजीब सा संयोग हुआ कि यूं मैं कविताएं नहीं लिखती हूँ, मतलब कभी डायरी में लिखी हैं तो वो अपने लिए ही लिखी हैं, लेकिन इस उपन्यास की जो विषय वस्तु कहना चाहिए या जो थीम है, उसकी जो नायिका है दिशा, अनायास ही उसके जीवन की यात्रा जिस तरह से चलती है, उसका व्यक्तित्व जिस तरह का है, उसके विचार जिस तरह के हैं, वो जिस तरह का जीवन जीना चाहती है और जिस तरह के सपने उसके हैं, उसमें कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो जो जिस तरह से अपनी जिन भावनाओं को वो कहकर व्यक्त नहीं कर पाती है, और उन भावनाओं को वो कविताओं के माध्यम से व्यक्त करती है। तो एक कविता जो स्त्री की ही उसको कहना चाहिए कि उसकी अंतर व्यथा है, अंतर कथा है, उसी को वो उन कविताओं के माध्यम से व्यक्त करती है। तो ये उस तरह से उपन्यास में ये चीजें आई हैं। तो एक अंश में कविता का, क्योंकि उपन्यास का अंश तो पढ़ के सुना नहीं सकती हूँ, तो ये देखिए, स्त्री के भीतर सदा जीवित रहता है एक प्रेमी, दुनिया की तमाम कुरूपताओं और जुल्मों से लड़ने की ताकत देता है वह प्रेमी, वह पुरुष। यह अलग बात है कि वह उसके प्रेम को जीती है, मगर छुपा कर रखती है मन के किसी कोने में। स्त्री के रहस्यमय होने का यही एक सच है, बाकी सब झूठ। वह अपनी मुस्कुराहटों से उलीचती रहती है झूठ के सरोवर को। ये मतलब एक कहना चाहिए कि उसके अपने जो मनोभाव हैं, वो इस तरह की तमाम कविताएं इस उपन्यास में आई हैं, जिसमें वो अपने मनोभावों को व्यक्त करती है, और जो अनकहा है उस अनकहे को कविता के माध्यम से कहती है। दिशा की जीवन में भी एक अलग कहानी है, एक अलग संघर्ष है। थोड़ा उसके संघर्ष के बारे में और इस कहानी के बारे में और अगर आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। सच में एक स्त्री के जीवन के कई परत होते हैं, रहस्य होते हैं। जीवन के भीतर भी जीवन रहता, जीवन के भीतर भी जीवन रहता। जैसे आप इस कहानी को अंत में जाएंगी तो उसमें पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा कपाट, चौथा कपाट, तो ये कपाट के माध्यम से, कि कपाट मतलब दरवाजे के पीछे का उसका जो जीवन है वो कैसा वो देखती आई है, इससे पहले भी किन किन का। तो ये उसका एक प्रेम तो है ही, प्रेम कहानी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसका जो संघर्ष है, स्त्री का जो एक संघर्ष है। और ऐसी हजारों लाखों स्त्रियां हैं जो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए
कुछ करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। और जब भी वो समाज की बनी बनाई धारा से, मानसिकता से थोड़ा सा भी इधर उधर होती हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो समाज को लगता है कि ये उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि उसके लिए वैसा नहीं है। वो अपना जीवन जीना चाहती है, उसके अंदर प्रेम है, वो प्रेम व्यक्त करना चाहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आत्मिक प्रेम जिसे हम कहते हैं, हृदय का जो प्रेम है, मानसिक रूप से जिस प्रेम की हम बात करते हैं, उसमें कहीं भी कोई अनैतिकता वाली बात नहीं है। लेकिन जो समाज का ढांचा है, जो मानसिकता बनी हुई है शताब्दियों से, वो एक स्त्री पुरुष की सच्ची मित्रता को, सच्चे संबंधों को उसी सच्चाई और पवित्रता से देखने का आदी नहीं है। बहुत ही सुंदर बात। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे लगता है ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो वो आप अपने किरदारों को भी थोड़ा बहुत वही देती हैं ताकि समाज तक ये बात पहुँचे कि किसी भी विषम परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक ये कि आज भी कहने को तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है हमारे समाज में, समाज की सोच में। लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है, लिखने दिया जाता है, नौकरी करने दिया जाता है। लेकिन आज भी अगर हम प्रेम की बात करें तो उन्हें अपने मन का किरदार या साथी चुनने नहीं दिया जाता। पहला सवाल मेरा ये है कि इतने सालों के जो बदलाव आप देख रही हैं, वो उसमें ये बात आपको कितनी सही या लगती है, या क्या आप इस बारे में सोचती हैं? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये जो कहानी है, ये जो संघर्ष है दिशा का, जो जब असल ज़िंदगी में कोई इस तरह के संघर्ष से गुज़रता है, तो आप उनको किस तरह का एक मैं कहना चाहती हूँ सजेशन देंगी कि कैसे वो हार ना मान के आगे बढ़ें? क्योंकि आज हमारे समाज में देखा जाए तो सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आत्महत्या के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं को किस तरह वो शक्ति मिले कि वो आगे बढ़ें बिना हार माने? शर्वनी, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी एक लेखक है ना? और बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन आपके हैं। और आप भी अगर अपने आसपास के माहौल को देखेंगी तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी कहानी आप लिख सकती हो। तो सच में बदलाव तो बहुत आया है। मतलब ये पृथ्वी से लेकर आकाश तक महिलाओं ने उड़ान भरी है, और हर फील्ड में, चाहे मीडिया हो, चाहे शिक्षा हो, सब जगह महिलाओं का वर्चस्व है। लेकिन बहुत, वो कितना परसेंट है ना? हम ये देखते हैं कि 90% है, 80% है। यदि दुनिया की 50% कही जाने वाली आबादी, यदि 50% भी उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, यदि उनके ऊपर उसी तरह से प्रतिबंध हैं या उसी तरह से उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं है, तो हम कैसे कहें कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं? तो मैं जो महिलाओं के जीवन में जितनी वो आगे बढ़ी हैं, जितनी ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया है, उनको देखकर तो बहुत खुश होती हूँ, है ना? गर्व करने वाली बात है, या हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ थी जिसके लिए हमें वो मौका मिलना चाहिए था और हम उसमें आगे बढ़े हैं। लेकिन जो बाकी बचे हुई जो प्रतिशत है, जो महिलाएं हैं, जो गाँव में हैं, देहात में हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में हैं, या जहाँ कहीं भी हैं, और उनको वो अवसर नहीं मिलते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा विचलित करती है। क्योंकि उनके संघर्ष को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके शोषण को हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा भूलते जा रहे हैं, है ना? और आज देखिए कि महिलाएं सवाल करने लगी हैं। लड़कियों के साथ उतनी ही ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि वो विरोध कर रही हैं, प्रतिरोध कर रही हैं। पहले चुप रहती थी, अब प्रतिरोध कर रही हैं, सवाल कर रही हैं। तो जो समाज है वो बदला नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो प्रतिरोध करें। आज भी उनको यही सिखाया जाता है कि चुप रहो, कोई घटना हो गई तो शिकायत मत करो, बाहर नहीं निकलो।
तो ये अब लड़कियों में या महिलाओं में ये कहीं ना कहीं ताकत आई है, या उनको बाकी लोगों से प्रेरणा मिली है कि अपने खिलाफ हो रहे जो शोषण हैं या जो उनके साथ असमानताएं हैं, उनके खिलाफ वो खड़ी हो रही, और उस खड़े होने में, उस आवाज़ को बुलंद करने में उनको बहुत ज़्यादा अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बदली है, समाज नहीं बदला है। एक आखिरी सवाल फिर मैं चांद गवाह से ही पूछना चाहूँगी कि जिस तरह दिशा अपने संघर्षों से आगे होकर वो करती है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कोई असल जिंदगी के किरदार से आपको लगा कि इसके बारे में लिखना चाहिए? मैंने बचपन से देखा, ऐसी महिलाओं को देखा जो बिना पढ़ी लिखी हैं, है ना, लेकिन जिनमें बुद्धि, विवेक उनका, और लोगों को पहचानना, कर्मठता। गांव में तो आप देखिए, मतलब खेतों में भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। अभी मजदूर स्त्रियों को देखिए, आपके घर में काम वाली बाइयाँ जो आती हैं, वो कितनी दोहरी जिंदगी जीती हैं, कितनी कर्मठता के साथ काम करती हैं, बाहर भी करती हैं, घर में भी। तो ऐसे अनेक पात्र, ऐसी अनेक स्त्रियां मैंने असल जीवन में देखी हैं, जो बिल्कुल एक ताकत के साथ निर्णायक रूप में परिवार में खड़ी होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिसीजन मेकर, यानी निर्णय लेने की आप में क्षमता होनी चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हर समय आप किसका मुंह देखें, कभी कभी तो आपको खुद ही निर्णय लेना चाहिए ना, अपनी ज़िंदगी के या अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्त्रियों को मैंने देखा, और घर का माहौल भी मुझे ऐसा मिला जहाँ मुझे ये मतलब कहना चाहिए कि छूट मिली कहना, क्योंकि जो हमारे समाज कि कभी भी इस तरह का वो नहीं लगा। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि नहीं, लड़कियां मतलब शादी के पहले कोई पराई नहीं होती हैं, मतलब वो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे कि लड़कियां पराई नहीं होती हैं भाई। तो जब पराई नहीं होती हैं, अपनी हैं, तो उनको फिर परिवार में निर्णय लेने की भी समान रूप से सहभागिता मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पात्र मैंने देखे जो मेरी प्रेरणा बने, और जो मेरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी स्त्री पात्र में कुछ सीखते तो वहीं से। और ऐसे स्त्री पात्र भी मिलते हैं जो बहुत कहना चाहिए कि अपने जीवन में निर्णायक रूप से चलते हैं, संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, घर और बाहर की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो वो भी कहानियों में आए हैं। तो समाज और लेखन, तो समाज साहित्य तो समाज का दर्पण कहा गया, वहीं से सारे पात्र मिलते हैं, वहीं से कहानियां मिलती हैं, जो कभी चांद गवाह में आती हैं, कभी कहानियों में आती हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह आपके किरदार जो हैं वो असल ज़िंदगी में भी महिलाओं को प्रेरित करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आप हमारे शो में आई और इतनी खूबसूरत किताब पर हमारी चर्चा हो सकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी अभी आपने देखा कि चांद गवाह किताब पर हमारे साथ थी उर्मिला शिरीष जी और उनसे बहुत ही सुंदर चर्चा हुई। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई तरह की किताब पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।